Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 123. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 122 तक डिस्कस किया था जिसमें हमने वोटिंग के प्रोसीजर को देखा था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 123 से। सेक्शन 123 बात करता है प्रोसीडिंग्स एट द क्लोज ऑफ पोल, कि पोलिंग खत्म होने के बाद क्या क्या काम किए जाएंगे। सब सेक्शन 1, इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल द रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रोसीड विद द काउंटिंग ऑफ द वोट्स। जैसे ही पोलिंग का टाइम खत्म होगा, रिटर्निंग ऑफिसर फौरी तौर पर वोटों की गिनती शुरू करेगा और ये जो काउंटिंग होगी वो इलेक्शन कमीशन के बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक की जाएगी। सब सेक्शन 2, ऑन कंप्लीशन ऑफ द काउंटिंग द रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर एंड सर्टिफाई अ रिटर्न ऑफ इलेक्शन एंड सबमिट द सेम टू द कमीशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन का रिजल्ट तैयार करेगा। इस नतीजे को जो है वो तस्दीक करेगा, इसको सर्टिफाई करेगा, फिर इलेक्शन कमीशन को जमा कराएगा और ये तमाम काम इलेक्शन कमीशन के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया जाएगा। थर्ड इज एवरी रिटर्न कैंडिडेट शैल विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन सबमिट द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134। जो भी उम्मीदवार मुंतखब हो जाएं, जो कामयाब कैंडिडेट्स होंगे, वो इलेक्शन के दिन से यानी कि पोलिंग के दिन से 5 दिन के अंदर अंदर अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की डिटेल्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। ये डिटेल्स जो हैं वो सेक्शन 134 के मुताबिक होंगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां पे बताया हुआ है कि इलेक्शन एक्सपेंसेस की डिटेल किस तरह से होगी। उसके बाद है सेक्शन 124 जो कि बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, के इलेक्शन का नतीजा तैयार हो गया, फिर इसके बाद इंतखाबात के नताइज का ऐलान किस तरह से होगा। सो ऑन द रिसीट ऑफ द रिटर्न ऑफ इलेक्शन द कमीशन शैल पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट एंड ऑन इट्स वेबसाइट द नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स। जब इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शंस के रिजल्ट मौसूल हो जाएं तो फिर वो कामयाब उम्मीदवारों के नाम ऑफिशियल गजट में और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करेगा। लेकिन प्रोवाइजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट बी पब्लिश्ड हु फेल्स टू सबमिट द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। लेकिन अगर कोई कामयाब उम्मीदवार अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की तफसील जमा ना कराए तो उसका नाम पब्लिश नहीं किया जाएगा। यानी कि हर कामयाब उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो ये बताए कि इस पूरे इंतखाब पर कितने एक्सपेंसेस आए हैं। अगर वो ये नहीं बताता तो फिर उसका नतीजा जो है, जो रिज़ल्ट है, वो पब्लिश नहीं किया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि वो उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। नेक्स्ट है सेक्शन 125 जो कि बात करता है अपील अगेंस्ट द काउंट। इसमें कहा गया है कि वोटों की गिनती के खिलाफ अपील किस तरह से होगी। सो द कंटेस्टिंग कैंडिडेट हु इज एग्रीव्ड बाय एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द काउंट ऑफ वोट्स में फाइल एन अपील चैलेंजिंग द काउंट टू द कमीशन। अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि वोटों की गिनती में कोई गलती हुई है तो वो इलेक्शन कमीशन में अपील फाइल कर सकता है। An appeal under subsection 1 may be filed by the candidate in person or through a person authorized in writing by the candidate within 3 days next following the date of completion of count of votes by the returning officer। अब ये अपील जो है वो वोटों के जो गिनती है वो ख़त्म होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर की जाएगी। यानी कि कैंडिडेट ख़ुद भी अपील फाइल कर सकता है और इसका जो अपॉइंटेड एजेंट है वो भी इसके बिहाफ पे अपील फाइल कर सकता है, लेकिन काउंटिंग के 3 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट है द अपील शैल बी एड्रेस टू द कमीशन एंड फाइल्ड विद द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। अपील इलेक्शन कमीशन के नाम पर होगी और जमा किसके पास कराई जाएगी, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के पास।
The appeal shall be in the form of memorandum which shall state the grounds for such appeal and shall be accompanied by the copies of receipt to effect that appellant had served a copy of appeal personally or by registered post to each contesting candidate. ये जो अपील है वो एक मेमोरेंडम की सूरत में होगी, यानी कि बाकायदा रिटन एप्लीकेशन होगी जिसमें रीजंस मेंशन की जाएंगी कि अपील क्यों दायर की जा रही है, और इसी तरह अपील के साथ जो है वो रसीदें भी लगाई जाएंगी। किस तरह की रसीदें? जिससे ये चीज़ जाहिर हो कि अब इस अपील की एक कॉपी बाकी जितने भी कैंडिडेट्स इसके मुकाबले में थे उनको ज़ाती तौर पर पर्सनली या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए एक एक कॉपी जो है वो भेज दी गई है। Subsection 5, the commission may, after giving the parties an opportunity of being heard, कि इलेक्शन कमीशन दोनों फरीकेन को सुनने के बाद क्या कर सकता है? नंबर 1, डिसमिस द अपील, वो अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। सेकेंडली, डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑन द काउंट ऑफ वैलिड वोट इज करेक्टेड आफ्टर एडजुडिकेटिंग अपॉन द इनवैलिड वोट इफ एनी एंड मेक सच कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी। या फिर अगर इलेक्शन कमीशन को पार्टीज को सुनने के बाद लगता है कि कोई गलती हुई है तो वो वोटों की जो गिनती है उसको करेक्ट करके फिर रिजल्ट जो है वो नया रिजल्ट इशू कर सकता है और साथ ही साथ जो भी नेसेसरी ऑर्डर्स हैं वो भी पास कर सकता है। नेक्स्ट है द डिसीजन ऑफ द कमीशन ऑन अपील शैल बी फाइनल। कमीशन का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, यानी कि इसके खिलाफ आप कोई भी अपील या रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नो क्वेश्चन दैट can be settled in an appeal under this section shall be raised by an election petition before any court or authority whatsoever, nor shall any question that can be raised by election petition be raised before any court other than election tribunal। इसमें कहा गया है कि अपील के ज़रिए इस सेक्शन के अंडर जो मामलात हल किए जा सकते हैं तो फिर उनके लिए आप किसी और कोर्ट में या किसी और फोरम पे नहीं जाओगे। इसी तरह जो मामलात इलेक्शन पिटीशन के ज़रिए हल किए जा सकते हैं वो सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ही सुने जाएंगे, किसी और फोरम पर नहीं। सिंपली अगर किसी उम्मीदवार को शक है कि वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ हुई है वो 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकता है। अपील रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, बाकी कैंडिडेट्स को इस अपील की एक एक कॉपी देना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन अपील को सुनने के बाद या तो इसे डिसमिस कर देगा या गिनती को दुरुस्त करके जो है वो रिजल्ट इशू करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ है और हारने वाले को ये लगता है कि कुछ वोट जो हैं वो गलत ऐड किए गए हैं दूसरे कैंडिडेट के, वो इलेक्शन कमीशन में अपील करेगा। अगर ये साबित हो जाए कि कुछ गलत वोट दूसरे कैंडिडेट के हिस्से में डाले गए हैं तो फिर रिजल्ट चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 126। सेक्शन 126 बात करता है कमीशन टू हैव सर्टेन पावर्स ऑफ द कोर्ट, कि इलेक्शन कमीशन को कोर्ट्स की पावर्स भी दी गई हैं। इस सेक्शन के मुताबिक क्या कहा गया है? फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन अपील द कमीशन शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हेन ट्राइंग अ सूट। इस सेक्शन के मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन कोई भी अपील सुनता है तो उसे कोर्ट की तरह पावर्स दी गई हैं, जैसा कि सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग सिविल कोर्ट्स को पावर दी जाती हैं। अब क्या क्या पावर्स दी गई हैं? नंबर 1, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, किसी भी शख्स को वो तलब कर सकता है और ऑन ओथ इस बंदे की गवाही ले सकता है। सेकेंडली, कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और थिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी मटेरियल को तलाश करने या उसको प्रोड्यूस करने का ऑर्डर पास कर सकता है इलेक्शन कमीशन। सेकेंडली, इशूइंग द कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, गवाहों की जो जांच है उसके लिए कमीशन जारी कर सकता है। रिक्वायरिंग द डिपॉजिट ऑफ डाइट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस, गवाहों के खाने पीने और उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस को जमा कराने का ऑर्डर पास कर सकता है। रिसीविंग द एविडेंस ऑन ओथ एफिडेविट्स, हल्फिया जो है एफिडेविट्स पर जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है। ग्रांटिंग दी एडजर्मेंट्स, इसी तरह एडजर्मेंट्स ग्रांट कर सकता है। summoning and examining on its own motion any person whose evidence appears to be material,
اور اپنے آن پہ کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے. اگر اس کی گواہی ضروری ہے تو پھر اس کی گواہی بھی لے سکتا ہے. سمپلی سیکشن 126 نے کہا کہ الیکشن کمیشن جب کوئی بھی اپیل سنتا ہے تو اسے کورٹس کی پاورز حاصل ہوتی ہیں. وہ لوگوں کو بلا کر ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر سکتا ہے, کوئی بھی ڈاکومنٹ منگوا سکتا ہے, گواہوں کو بلا سکتا ہے, ان کی ایویڈنس جو ہے ایفیڈیوٹس پر لے سکتا ہے, ایڈجرمنٹ دے سکتا ہے. یعنی کہ الیکشن کمیشن اپیل کے دوران ایک عدالت کی طرح پراپر اختیارات اس کو دیے گئے ہیں تاکہ جو کاروائی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس کے بعد ہے سیکشن 127 جو کہ بات کرتا ہے کیجول ویکینسی کی, کہ اگر سینٹ میں اچانک کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو پھر اس کو کس طرح سے فل کیا جائے گا. سو وین بیفور دا ایکسپائریشن آف دی ٹرم آف دی آفس آف دی ممبر الیکٹڈ ٹو سینٹ ہز سیٹ بیکم ویکنٹ اور از ڈکلیئر ویکنٹ اور his election to the Senate is declared void, the Commission shall by notification in the official gazettes call upon the member of Provincial Assembly or National Assembly for the purpose of filling the vacancy on such date as may be specified in notification. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سینیٹر اپنی ملازمت کی مدت ختم ہونے سے پہلے ریزائن کر دے یا کسی بھی وجہ سے اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, اس کے الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے, تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اپنے آفیشیل گزٹ میں, جس میں باقاعدہ طور پر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ اس سیٹ کو فل کرنے کے لیے انتخابات کرے, اور یہ جو انتخابات ہوں گے وہ اسی الیکشن ایکٹ کے مطابق ہوں گے اور وہی طریقہ کار ہوگا جو جنرل الیکشنز میں فالو کیا جاتا ہے. سب سیکشن 2, when the seats of the 2 or more members who were elected to the Senate by provincial assembly become vacant as the case may be and whose terms of the office was due to expire on the same day become vacant simultaneously, election to fill such seats may be held together. اگر 2 یا 2 سے زیادہ سینیٹرز کی سیٹس ایک ساتھ ویکنٹ ہوتی ہیں اور ان کی جو ملازمت کی مدت ہے وہ بھی ایک ہی دن ختم ہونی ہے تو پھر ان دونوں سیٹس کے لیے جو الیکشنز ہوں گے وہ ایک ہی دن کرائے جائیں گے. نیکسٹ ہے when the seats of 2 or more members who were elected to the Senate by provincial assembly or national assembly and whose term of the office was due to expire on different dates become vacant simultaneously, election to fill such seats may be held separately. اسی طرح اگر 2 یا 2 سے زیادہ سینیٹرز کی سیٹس ایک ساتھ ویکنٹ ہوتی ہیں لیکن ان کی جو ملازمت کی مدت ہے وہ الگ الگ دن پر ختم ہو رہی ہے تو پھر اس سیٹس کے لیے جو الیکشنز ہوں گے وہ الگ الگ کرائے جائیں گے. یعنی کہ اس سیکشن کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر سیٹس اچانک ویکنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کو فل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. پھر کہا کہ 2 سینیٹرز کی ایک ساتھ ختم ہوئی, دونوں کی ملازمت کی مدت بھی ایک ساتھ ختم ہو رہی ہے تو الیکشنز بھی ایک دن ہوں گے. اگر ملازمت کی مدت الگ الگ دن پر ختم ہو رہی ہے تو پھر الیکشنز بھی الگ الگ ہوں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکشن 128 پر جو کہ بات کرتا ہے ایکسٹینشن آف دی ٹائم فار کمپلیشن آف دی الیکشن, کہ انتخابات کو مکمل کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. دا کمیشن میں فار دا ریزن وچ اٹ کنسیڈرڈ سفیشینٹ ایکسٹینڈ دا ٹائم فار کمپلیشن آف الیکشن ٹو دی سینٹ بائی میکنگ دا نیسیسری امینڈمنٹس ان دا نوٹیفیکیشن ایشوڈ انڈر سیکشن 107. اگر الیکشن کمیشن کو کوئی سفیشینٹ ریزنز ملتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کو فکس ٹائم پیریڈ میں کمپلیٹ کرنا پاسبل نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے ایک نوٹیفیکیشن جو کہ سیکشن 107 کے تحت جاری کیا جاتا ہے اس نوٹیفیکیشن میں چینجز کر سکتا ہے اور انتخابات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم بھی دے سکتا ہے, ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ انتخابات مقررہ وقت میں نہیں ہو جائیں گے تو وہ نوٹیفیکیشن میں تبدیلی کر کے اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر انتخابات 30 سپتمبر کو ہونے ہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ایسا لگتا ہے کہ 30 سپتمبر تک انتخابات مکمل نہیں ہو سکتے تو الیکشن کمیشن اناؤنس کر سکتا ہے کہ انتخابات کو ایکسٹینڈ کر کے اس کے ٹائم پیریڈ کو 15 اکتوبر تک لے جایا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے سیکشن 129 جو کہ ٹرم آف آفس کی بات کرتا ہے کہ سینیٹر کی مدت ملازمت کیا ہوگی.
Number 1. The term of the office of the member of the Senate shall commence on the date of first meeting of the Senate held after the names of person elected to the Senate are notified by the Commission. सेनेटर की जो मुलाजमत का टाइम पीरियड है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जब इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों के नाम अपने ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करती है और जिस दिन सेनेट का पहला इजलास होता है. Secondly, if a candidate is elected as a member of Senate on the seat which has become vacant or a seat declared vacant or the seat where the election of the member of Senate is declared void and another candidate is declared to have been elected in his place, the term of candidate shall unexpired term of the such member. अगर कोई उम्मीदवार किसी भी ऐसी सीट पर मुंतखब होता है जो पहले से किसी मेंबर की सीट वैकेंट हुई है या किसी की सीट पर इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर किया गया था, उस बंदे को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो फिर ये जो नया आने वाला कैंडिडेट है वो शुरू से अपना उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि पुराने जो मेंबर ने जितना टाइम पीरियड कर लिया है उसके बाद उसकी मुलाजमत का जितना टाइम पीरियड रह गया है, ये जो नया आने वाला कैंडिडेट है ये उस मुद्दत को पूरा करेगा. Thirdly, if an election to all the members declared under this chapter is declared void, the term of the member elected in their places shall be the unexpired term of the member whose declared election is void. अगर इस पूरे अमल में जो मुंतखब उम्मीदवार कामयाब डिक्लेयर हुए हैं उन तमाम के जो इलेक्शंस हैं वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएं तो फिर जिन नए उम्मीदवारों को इनकी जगह अपॉइंट किया जाएगा इनकी मुद्दत मुलाजमत भी वही होगी जो साबका जो उम्मीदवार थे उनकी जितनी मुद्दत रह गई है. यानी कि इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें, अगर किसी सेनेटर की मुद्दत 6 साल थी, उसने 3 साल की मुद्दत पूरी कर ली, बाद में उसकी सीट वैकेंट हो गई या उसके इलेक्शंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो अब जो नया कैंडिडेट इस सीट पर अपॉइंट हुआ है वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा, 6 साल के लिए नहीं होगा. आई होप कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है सेक्शन 130, वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज नॉट टू इनवैलिडेट द इलेक्शन. अब इसमें कहा है कि सीट वैकेंट होने से इलेक्शंस किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होगा. एन इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेनेट बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली एज द केस मे बी शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द मेंबरशिप ऑफ असेंबली. इसमें कहा गया है कि अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में कोई सीट्स वैकेंट हो जाती हैं तो इस वजह से जो सेनेट के मेंबर्स के इंतखाबात हैं उनको गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. यानी कि खाली नशिस्तें जो इंतखाबात हैं उसकी लीगैलिटी को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी सूबाई असम्बली में 5 सीट्स वैकेंट हुई हैं तो जो भी सेनेटर अपॉइंट होता है उसके इंतखाब को इस वैकेंट सीट्स की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट है सेक्शन 131 जो कि बात करता है ड्राइंग ऑफ द लॉट्स की. अब यहाँ पर कुरंदाजी की बात की गई है. For the purpose of dividing the members into 2 groups, the commission shall draw the lots in the prescribed manner and in the presence of such members or person authorized by them in writing as may be present after notifying in the official gazette the time and place of the drawing of the lots. सेनेट के मेंबर्स को 2 ग्रुपों में तकसीम करने के लिए इलेक्शन कमीशन कुरंदाजी करेगा और ये कुरंदाजी जो है वो मुकर्रर टाइम पीरियड के अंदर जो है मुकर्रर तरीके से की जाएगी. इन जो उम्मीदवार हैं जो जिनको ग्रुपों में तकसीम किया है इनकी मौजूदगी में होगी और इसका जो कुरंदाजी का टाइम पीरियड है वो पहले से ही ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश कर दिया जाएगा. सेकेंडली, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द ईच मेंबर डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी नोटिफाइड बाय कमीशन इन द ऑफिशियल गज़ट. अब जो भी सेनेटर है उसकी मुद्दत मुलाजमत जो कुरंदाजी के ज़रिए फ़िक्स हुई है इलेक्शन कमीशन उसको अपने ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई करेगी. Thirdly, if the election of the member whose term of the office is determined under subsection 1 is declared void, another candidate is declared elected, the term of the place of the candidate shall be unexpired.
اب اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی سینیٹر کا انتخاب جو ہے اس کے الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کیا ہے، اس کی جگہ پر کوئی نیا سینیٹر اپوائنٹ ہوا ہے، تو نئے سینیٹر کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا امپلائمنٹ کا وہ وہی ہوگا جو پچھلے والے کا ٹائم پیریڈ رہ گیا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ کلاس کہتی ہے کہ اگر تمام سینیٹرز کے انتخابات کو وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر نئے سینیٹرز کو بھی دوبارہ 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کی مدت ملازمت بھی قراردادی کے ذریعے فکس کی جائے گی، اور جو پچھلے سینیٹرز کی جتنی مدت رہ گئی تھی یہ نئے آنے والے سینیٹرز اس مدت کو پورا کریں گے۔ سمپلی اگر ہم سمجھیں تو اس سیکشن کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ سینٹ کے جو ممبرز ہیں ان کو گروپوں میں تقسیم کرنے کے لیے قراردادی کی جاتی ہے۔ قراردادی میں ان کا جو ملازمت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ جو ہے فکس کیا جاتا ہے، جس کو پھر بعد میں آفیشیل گزٹ میں نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اگزامپل سے اگر ہم سمجھیں تو فار ایگزامپل ہمارے پاس 12 سینیٹرز ہیں جو نیو اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کرنا ہے، تو قراردادی کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون سے 6 لوگ پہلے گروپ میں ہوں گے اور کون سے دوسرے میں ہوں گے، پھر اسی کے اکارڈنگ ان کا جو ملازمت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی فکس کیا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن سیکشن 123 سے سیکشن 131 تک۔ اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر 7 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ٹل دین اللہ حافظ۔